हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साउंड वेव को स्टार्ट किया था और वहां पर हम लोगों ने साउंड वेव को एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव माना था। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी, साउंड की लाउडनेस के बारे में बात की थी, थोड़ी सी इंटेंसिटी के बारे में बात की थी, लेकिन अभी इंटेंसिटी को अपन लोग पढ़ेंगे आगे। अभी जो मैंने कहा था कि साउंड वेव जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव हुआ करती है। डिस्प्लेसमेंट वेव मीन्स हो गया कि अगर वेव ट्रैवल कर रही है, यानी कि तो ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवल करने की डायरेक्शन वेव के और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी। साउंड वेव के लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, तो उधर जब जिस तरफ ट्रैवल कर रही थी उधर पार्टिकल को डिस्प्लेस हो रहे थे, ऐसे अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे। और उसके लिए अपन लोगों ने एक इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली थी। तो मैंने कहा था कि साउंड वेव एक डिस्प्लेसमेंट वेव है, उसकी एक इक्वेशन निकल करके आई थी। अभी हम साउंड वेव को ट्रीट करेंगे कि साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव। अच्छा, ये ट्रीट कर रहे हैं प्रेशर वेव का मतलब ये कोई नई तरीके की वेव नहीं है बेटा। ये तो एक लिखने का तरीका है कि साउंड वेव को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कैसे लिख दिया, अब उसी साउंड वेव को प्रेशर वेव के टर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो ये केवल लिखने का तरीका है, कोई नई तरीके की वेव नहीं, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो समझते हैं कि है क्या ये प्रेशर वेव क्या। हम लोगों ने लेट कर लिया कि मान लो ये अपने पास में कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसे, और ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेशन ऐसे दिए गए, इस तरीके से नहीं दिए गए। ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे वाइब्रेशन नहीं दिए, इस बार में हमने ऐसे वाइब्रेशन दिए। तो इधर वाइब्रेशन देंगे तो वेव भी इधर ट्रेवल करेगी और ये जो एयर की लेयर होंगी उनके पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। यानी कि यहां पर कुछ एयर की लेयर्स कुछ ऐसे होंगी बेटा, इस तरीके से, जैसे एक लेयर हो गई एयर की ये, फिर दूसरी लेयर हो गई ये, फिर तीसरी लेयर हो गई ये, ऐसे ये एयर की बहुत सारी लेयर्स होंगी। अब ट्यूनिंग फॉर्क की जो आर्म्स है, प्रोंग्स है, उनका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा, और जैसे इसमें वाइब्रेशन होगा तो यहाँ का पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट करेगा, इसके आगे वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, उसके जस्ट आगे वाला पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट करेगा, और ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के बाद में दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पर पहुंचेंगे। अच्छा, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, इस लेयर को इधर धक्का देगा और फिर इधर धक्का देगा, तो इनके बीच में एक टाइम पर एक्सपेंशन आएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद में इनके बीच में कंप्रेशन आते चले जाएंगे। लास्ट लेक्चर में ये चीज अपन लोग देख चुके थे कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन किस टाइप से चल रहे थे दोनों में। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। तो होगा क्या बेटा, जब इनमें वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, समझो, तो जब इनमें वाइब्रेशंस हो रहे होंगे तो कहीं एक्सपेंशन आ रहे होंगे और कहीं पर क्या आ रहे होंगे बेटा, कंप्रेशन आ रहे होंगे। मतलब कुछ इस टाइप से कि मान लो यहां पर आ रहे हैं ऐसे करके, ऐसे, ये एक्सपेंशन है, उसके आगे कहीं पर कंप्रेशन आ रहे होंगे, ये कंप्रेशन हो गया, फिर आगे एक्सपेंशन, अगेन फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, इस तरीके से एक्सपेंशन कंप्रेशन चलते जाएंगे ऐसे। और जब इसमें ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन चलेंगे, ध्यान देना बेटा, तो मैं कहूं किसी x डिस्टेंस पर मुझे इसका प्रेशर लिखना है। मैं कहूं यहां से x डिस्टेंस पर कंप्रेशन है और इस x डिस्टेंस पर कंप्रेशन है, तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो शुरुआत में तो मान लो ये इस तरीके से होंगी, एयर की लेयर्स ऐसे, सारी लेयर्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी इनिशियली ऐसे, लेकिन जैसे इन पर एक फोर्स लगेगा कुछ तो ऐसे कंप्रेस हो जाएंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे। अच्छा, कंप्रेस हुई क्यों या एक्सपेंड क्यों हुई, इसके पीछे का लॉजिक है कि जब यहां से एयर के पार्टिकल एक फोर्स इस लेयर के ऊपर लगा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो एक प्रेशर है, इसका मतलब जहां कंप्रेशन हो रहा होगा वहां पर प्रेशर इस पर बढ़ेगा, और जहां एक्सपेंशन हो रहा होगा वहां पर इस पर प्रेशर कम हो गया होगा। ऐसे करके प्रेशर बढ़ा लेयर के ऊपर, कंप्रेशन हो गया, जैसे प्रेशर कम हुआ इनके बीच में एक्सपेंशन हो गया, डिस्टेंस दूर दूर हो गई। तो इनिशियली तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये सारी की सारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, लेकिन बाद में क्या होगा, जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर प्रेशर जो है वो तो होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसको जो ट्यूनिंग फॉर्क थी उसके प्रोंग्स ने जो फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया वो वाला प्रेशर, यानी कि प्लस ये वाला प्रेशर, एक्स्ट्रा एक प्रेशर और आ गया, दैट इज द पी। ऐसे ही जहां पर एक्सपेंशन हो रहा होगा, मैंने लेट कर लिया डिस्टेंस जेड है, तो जहां एक्सपेंशन हो रहा होगा वहां प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
कुछ कम हो चुका होगा तो यहां पर तो होना चाहिए पी एटीएम माइनस पी, कुछ इस तरीके से तो बनेगा। मुझे लग रहा है ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंस्टेंट पर अगर इसका प्रेशर पी है तो प्रेशर की एक मैक्सिमम वैल्यू भी तो होगी भाई, कंप्रेशन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक्सपेंशन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, इनके एम्पलीट्यूड के, इनके डिस्प्लेसमेंट की। और अगर इनकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वहां पर प्रेशर, जहां पर मिनिमम वैल्यू होगी प्रेशर की वहां पर प्रेशर होगा सबसे कम, और जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से इसके प्रेशर भी वेरी करेगा टू एंड फ्रो मीन पोजीशन की तरफ। तो इसका मतलब प्रेशर की भी एक इक्वेशन बनी हुई, एनर्जी आगे ट्रेवल करती जा रही, तो ऐसी वेव को अपन लोग नाम दे देते हैं बेटा प्रेशर वेव। अब ये वेव क्या हो गई, प्रेशर वेव हो गई। तो हमने लेट कर लिया कि ये जो प्रेशर वेव बनी है उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की आई है, वाला वो आ गई अपने पास में P इक्वल टू पी नॉट साइन, बाद में बेटा बना लेंगे कि ये ऐसी आई कैसे, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। इनिशियल मैंने मान लिया कि यहाँ पर थीटा जो है इनिशियल फेज डिफरेंस, ओमेगा तो आप लोग जानते हो पहले से, एंगुलर वेलोसिटी एंड के इज द एंगुलर वेव नंबर। पी नॉट जो है, इस पी नॉट को हम लोग बोलेंगे बेटा एम्पलीट्यूड प्रेशर, या मैं ये बोल दूं एम्पलीट्यूड प्रेशर डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड प्रेशर नाम दे दिया इसका एम्पलीट्यूड प्रेशर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इस प्रेशर की बात करूं जो एक्स्ट्रा में एक्सेस प्रेशर आया, देखो ये प्रेशर जो है, इधर प्रेशर आया बेटा पी एटीएम प्लस पी, ये प्रेशर आया, और इस तरफ अगर देखा जाए तो प्रेशर आया बेटा पी एटीएम माइनस पी, ये प्रेशर आया। तो इसका मतलब यहां पर ये जो प्रेशर एक्स्ट्रा में प्लस में या माइनस में जो प्रेशर आया हुआ है, ये जो प्लस या माइनस में जो प्रेशर आया है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड द एक्सेस प्रेशर, इसे नाम दे दिया एक्सेस प्रेशर। ये हो गया एक्सेस प्रेशर। और इस एक्सेस प्रेशर की, भाई ये भी एक्सेस प्रेशर वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो है पी नॉट, और साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। तो यहाँ +1 रखोगे वैल्यू आ गई पी नॉट, एंड -1 लिखोगे तो वैल्यू आ गई माइनस पी नॉट। तो इस प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो तो है प्लस का पी नॉट, और मिनिमम वैल्यू है बेटा माइनस का पी नॉट। तो ये लाई करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पी नॉट से लेकर के प्लस पी नॉट तक, ये एक्सेस प्रेशर लाई करेगा। अब मैं तो टोटल प्रेशर, ये जो पी एटीएम माइनस पी है, तो टोटल प्रेशर कहां से कहां तक लाई करेगा, देन टोटल प्रेशर लाइज फ्रॉम, पी टोटल लिख दूं, वो लाई करेगा पी एटीएम माइनस पी नॉट से पी एटीएम प्लस पी नॉट तक, यहां तक लाई करेगा। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि ये वाली इक्वेशंस बनी किस टाइप से, इनके अगर हम लोग देखेंगे जाकर के एक तो ग्राफिकल अरेंजमेंट भी इसका कैसे होगा। चलो तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल छोटा सा इसका। मैंने लेट कर लिया कि कोई प्रेशर वेव दे रखी P इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर साइन 900t माइनस 2x प्लस π/6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो मैं पहले देख चुका हूं। ये प्रेशर की एक इक्वेशन है। ये जो प्रेशर की बेटा इक्वेशन दे रखी है, इसमें कुछ पूछा गया है, मतलब इन्होंने कहा कि साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव अपन लोग ट्रीट कर रहे हैं, और इस तरीके से प्रेशर की इक्वेशन दे रखी है, और इसमें पूछा गया है फाइंड फर्स्ट एम्पलीट्यूड प्रेशर या प्रेशर एम्पलीट्यूड, सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड इज या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी सेकेंड इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों अलग अलग चीजें। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी
फोर्थ इज वेव नंबर, या मैं ये बोलूं एंगुलर वेव नंबर। फिफ्थ इज वेवलेंथ, एंड सिक्स इज स्पीड ऑफ वेव स्पीड। ये सारी बातें बेटा पूछी। चल निकालते हैं। अब अगर अपने पास में इक्वेशन है, ये प्रेशर वेव की इक्वेशन है, तो अभी अपन लोगों ने एक प्रेशर वेव की इक्वेशन लिखी हुई थी, याद होगी इस तरीके से। ये प्रेशर वेव की इक्वेशन थी, इससे अपन लोग इसे कंपेयर करा देते। चलो करा देते कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इससे अपन लोग इसे कंपेयर कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दो। इक्वेशन लिख दी मैंने, P इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2x माइनस kx प्लस थीटा। तो अगर इससे कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने बेटा क्या क्या बना समझो। जैसे ही कंपेयर कराया तो यहां से P नॉट की जो वैल्यू आ गई वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओमेगा यहां पर 900, ये ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 900 रेडियन पर सेकेंड। के इसकी वैल्यू आ गई बेटा 2 एंड थीटा की वैल्यू आ गई π/6। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या क्या है। एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड तो बेटा P नॉट होता है, और P नॉट की वैल्यू तो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक आंसर मिल गया। दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बेटा ओमेगा होती है, वो तो वैल्यू दे रखी है 900 रेडियन पर मीटर, वो रेडियन पर सेकेंड, सॉरी। ऐसे पूछी गई फ्रीक्वेंसी, तो यार फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो आ जाएगी ओमेगा अपॉन में 2 पाई, एंड ओमेगा इज 900 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ पाई, 2 से कैंसिल, सो 450 अपॉन में पाई हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद पूछा गया एंगुलर वेव नंबर, तो बेटा वेव नंबर जो है वो तो 2 है, तो यहाँ पर एंगुलर वेव नंबर की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट पूछा बेटा वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज सॉरी वेवलेंथ अगर निकालनी तो के जो वेव नंबर होता है वो तो होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, सो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के, एंड दैट इज 2 पाई अपॉन में के की वैल्यू तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई मीटर ये वेवलेंथ था। एक चीज और बेटा बची, वो है वेव स्पीड। तो अगर यहाँ पर अपन लोग वेव स्पीड निकालेंगे तो वो तो होती थी ओमेगा बाई के, एंड ओमेगा जो होगा वो होगा अपने पास में बेटा 900 डिवाइड बाई के इज 2, सो 450 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेव स्पीड। तो मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रेशर वेव अपन लोगों ने निकाली थी, P इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा, ये आई कैसे, इस पर अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन मेरे ख्याल से हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन कैसे बनी थी, और वो इक्वेशन बनाई थी अपन लोगों ने SHM वहां पर डिस्प्लेस कराया था, S इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा निकाला था। तो मेरे ख्याल से, और वही वेव की इक्वेशन थी साउंड वेव की। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में रिलेशन निकाल दूं तब पता लग जाएगा कि प्रेशर वेव की इक्वेशन किस तरीके से आई थी। तो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में रिलेशन क्या होता है ये बात समझ लेते हैं, ध्यान देना। है दोनों एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसका रिलेशन देखेंगे। मान लो अपने पास में कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी प्रॉन्ग्स को ऐसे वाइब्रेट करें। अभी एक मिनट, सॉरी, मैंने मान लिया ये ट्यूनिंग फॉर्क है और इसके सामने चारों तरफ ऐसे एयर होगी, पूरे में एटमॉस्फेयर है। तो मैंने एक एयर का एक सिलेंड्रिकल कॉलम मान लिया, ये ऐसे लेट करके, ये कोई एयर का
एक सिलेंड्रिकल कॉलम है, ये लेट किया है, जूम कर लिया कि एयर का एक कोई सिलेंड्रिकल कॉलम है जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दैट इज ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये कह दूं कि किसी पोजीशन x पर एयर की एक लेयर यहां पर है और किसी पोजीशन x प्लस dx पर एयर की दूसरी लेयर यहां पर, इसके बीच में एयर ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या होगा ध्यान दो, मैंने क्या किया, जैसे ही इसको प्रोंग्स को वाइब्रेट कराया इधर से इधर, तो जब इसमें वाइब्रेशन में दूंगा तो वाइब्रेशन दूंगा, इस पर फोर्स लगेगा तो किसी इंस्टेंट टी पर ये वाली जो लेयर होगी वो कुछ आगे शिफ्ट होगी या कुछ पीछे शिफ्ट होगी, लेकिन पहले तो इस पर फोर्स लगेगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगी। तो किसी इंस्टेंट टी पर मैंने लेट कर लिया कि ये वाली जो लेयर थी वो यहां पहुंच गई, मैंने बोल दिया कि भाई इसका जो शिफ्टिंग हुई है वो एस शिफ्ट हुई है। तो अगर ये शिफ्ट होगी किसी इंस्टेंट टी पर तो आगे चल करके ये वाली लेयर भी तो शिफ्ट होगी, भाई ये शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे, ये भी शिफ्ट होगी, तो इसमें भी कुछ शिफ्टिंग आएगी बेटा। और इसमें जो शिफ्टिंग आएगी, अगर ये एस शिफ्ट हुई है तो ये एस तो शिफ्ट होगी भाई, एक लेयर अगर एस शिफ्ट हुई तो दूसरी भी एस शिफ्ट होगी, लेकिन एक्स डिस्टेंस वाला पार्टिकल अगर एस शिफ्ट हुआ है तो एक्स प्लस डीएक्स वाला पार्टिकल जो है वो एस प्लस डीएस शिफ्ट होगा, तो ये शिफ्ट हो गया एस प्लस डीएस। देखो ध्यान देना, अगर x वाला शिफ्ट हुआ है s तो x प्लस dx वाला जो शिफ्ट होगा वो s प्लस ds शिफ्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चल जैसे तैसे समझ। तो मैं लिखना चाहूं इनिशियल वॉल्यूम इसका, तो बेटा इनिशियल वॉल्यूम देखो कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो तो ये रहा, ये यहां से। सो मैं कहूं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉलम, इतने से छोटे से सिलेंड्रिकल कॉलम का इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम इज कितना होगा बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और यहां से यहां तक की लेंथ देखो, ये x प्लस dx, तो ये लेंथ हो गई यहां से यहां तक की dx, तो वॉल्यूम हो गया a इंटू dx, एरिया इंटू लेंथ। बाद में जब ये शिफ्ट हुई है तब इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर अगर इसे s शिफ्ट किया है तो इसे भी s शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी और बढ़ गई यानी s प्लस ds हो गई। तो अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ को मैं s मानूं, ये वाली लेंथ ds हो जाएगी। तो ये अगर मान लो ये s शिफ्ट हुई है, ये वाली लेंथ s है, तो ये तो पूरी x होनी चाहिए थी ना भाई, पहले x था, यहां से यहां तक x था, लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा शिफ्ट हुआ, वो तो ds और एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गया। तो आगे वाला जो वॉल्यूम आएगा वो यहां से यहां तक, तो ये वाला वॉल्यूम है यानी a dx प्लस साथ में ds और आ गया, यानी फाइनल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम इज a टाइम्स ऑफ dx प्लस ds। अब मैं बात करूं बेटा कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, सो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है a टाइम्स ऑफ dx प्लस ds और माइनस इनिशियल वॉल्यूम हो गया a टाइम्स ऑफ dx। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगा a dx प्लस a टाइम्स ऑफ ds माइनस a dx, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो चेंज इन वॉल्यूम आ गया अपने पास, और मैंने dv से लिख दिया, सो dv की तो वैल्यू आ गई बेटा a ds, और इनिशियल वॉल्यूम अगर v लिखें
तो उसकी वैल्यू तो अपन लोग निकाल चुके थे, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू वो तो AdX थी, AdX। यहां तक बातें क्लियर है। ये दो वैल्यू मुझे मिल गई, कौन कौन सी, dV और ये। एक चीज ध्यान देना बेटा, इसके जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज करता कौन है? कहीं ना कहीं अगर अपन लोग थर्मोडायनेमिक या कुछ भी पढ़ के आए थे, उसमें ये पता था कि जब कोई प्रेशर इस पर अप्लाई करता है तब इसके वॉल्यूम में चेंज होता है। और अगर प्रेशर अप्लाई होकर के वॉल्यूम में चेंज हो रहा था और छोटा सा अगर चेंज हो रहा था, तो अपन लोग उसमें इलास्टिसिटी में एक टॉपिक पढ़ा था, बल्क मॉडुलस, उस चीज से डिफाइन कर सकते थे। एक बार मैं थोड़ा सा बल्क मॉडुलस का और आइडिया दे दूं, तो बल्क मॉडुलस जो होता था बी, वो होता था चेंज इन प्रेशर। मैंने मान लो P प्रेशर चेंज किया, यहाँ पर पहले प्रेशर था P ATM, अब प्रेशर में चेंज कितना हो गया, P ATM प्लस P या P ATM माइनस P। सो बल्क मॉडुलस आ जाएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होता था। तो अगर अपन लोग इसे बल्क मॉडुलस B को लिखें, तो मैंने लिखा यहां पर चेंज इन प्रेशर P अपॉन चेंज इन वॉल्यूम को लिखना चाहें तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम को लिख सकते हैं AdS अपॉन में AdX। A से A कैंसिल कर दिया, सो प्रेशर P की वैल्यू तो आ गई माइनस B टाइम्स ऑफ DS ओवर DX। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इससे काम काफी हद तक कुछ बन सकते हैं, इसे याद रखना बेटा। चलो आगे देखते हैं। तो प्रेशर और DS यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन आ गया, इसी से प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में एक रिलेशन आएगा, देखेंगे कैसे। तो अगर मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट वेव, सो डिस्प्लेसमेंट वेव अपन लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, उसकी इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट वेव की जो इक्वेशन आई थी वो थी S इक्वल टू S0 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा, ये लेट की थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेव की ये इक्वेशन लेट की थी। अच्छा, प्रेशर वेव और प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन आया, वो आ गया P इक्वल टू माइनस B टाइम्स ऑफ DS ओवर DX। अब यहां पर ये जो DS ओवर DX लिखा है, इसे मैं x के रेस्पेक्ट में, ये s है, s को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं इस वाले इक्वेशन को। सो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे, सो ds ओवर dx इक्वल टू, बेटा इसे अगर डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा टी तो कांस्टेंट है, माइनस kx है, तो साइन ओमेगा टी माइनस kx का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा। और साथ में अपन लोग इस पूरे को x माने हैं, तो यहां का जो डिफरेंस है, बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो माइनस kx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का x के रेस्पेक्ट में 1 और माइनस के तो सामने आ जाएगा, ये माइनस के सामने, यहां तक बन गया। यानी ds ओवर dx की वैल्यू तो ये आ गई। तो क्या इस वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं? बच्चे कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, इस वैल्यू को अपन लोग तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ds ओवर dx अगर लिखना चाहेंगे, वो प्रेशर अगर लिखना चाहेंगे, सो प्रेशर P इक्वल टू तो था माइनस का B ds ओवर dx, यानी प्रेशर P इक्वल टू आ गया माइनस का B ds ओवर dx की वैल्यू है माइनस का S0 इंटू के कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा, यानी प्रेशर P इक्वल टू माइनस माइनस प्लस B S0 इंटू के कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा, B इंटू S0 इंटू के। अगर यहां पर ये प्रेशर है तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, प्रेशर की ही वैल्यू हो गई, यानी ये हो गया अपने पास में प्रेशर एम्पलीट्यूड, यानी P0 इसे लिख सकते कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा। अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करना चाहूं इक्वेशन को, तो बनेगा P इक्वल टू P0 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव है, प्रेशर वेव है, इसके बीच का फेस डिफरेंस कितना होगा बेटा, पाई बाई 2 होगा। तो लिख लेते हैं इस बात को। सो फेस डिफरेंस, सो फेस डिफरेंस
between displacement wave and pressure wave is pi by 2. So phase difference between displacement wave and pressure wave is pi by 2. डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच का जो फेस डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो ये तो एक रिलेशन था, मतलब साउंड वेव को अपन लोग डिस्प्लेसमेंट वेव मानते थे, वो डिस्प्लेसमेंट वेव ही है, लेकिन प्रेशर के टर्म में कैसे इसे लिख सकते हैं, तो वो एक लिखने का तरीका है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया प्रेशर वेव। यहां तक मेरी समझ में कुछ तो समझ में आ गया होगा। चलो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल और इससे छोटा सा ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अपन लोग देखेंगे, तो ध्यान देते हैं। एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन दे रखी S इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर साइन, वही लिख लेते हैं 900t माइनस 2x प्लस 5/6, ये दे रखी, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एंड बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस भी दे रखा है, एंड बल्क मॉडुलस इज 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है बल्क मॉडुलस। देन फाइंड प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड बताना है और प्रेशर वेव की इक्वेशन बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करेंगे अपन लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड की, तो पीछे ध्यान देना बेटा, प्रेशर एम्पलीट्यूड को अपन लोगों ने क्या माना था, ये जो वैल्यू थी दैट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, क्या थी, P नॉट इक्वल टू B इंटू K इंटू S नॉट। सो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो P नॉट है वो तो B इंटू S नॉट इंटू K वेव नंबर। अगर यहां पर देखा जाए बेटा, वेव नंबर K की वैल्यू तो है 2, ओमेगा की वैल्यू तो है 900 और इनिशियल फेस है π/6, तो ये वैल्यू आ जाएगी P नॉट यानी प्रेशर एम्पलीट्यूड आ गया B बल्क मॉडुलस यानी 1 × 10⁻11, S नॉट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, वो कितना दे रखा है 1 माइक्रोमीटर यानी 1 × 10⁻6 एंड K इज 2। सो प्रेशर एम्पलीट्यूड आ जाएगा अपने पास में 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो एक बात करके आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है बेटा, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि भाई एक काम और फाइंड आउट करके दिखाओ इक्वेशन ऑफ द प्रेशर वेव। अब बड़ी कोई बात रह ही नहीं गई मेरे बच्चे, अगर कहेंगे कि सर इसमें अगर इक्वेशन ऑफ द प्रेशर वेव पूछी गई तो वो तो होनी चाहिए P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा। अगर ये साइन में तो ये π/2 के डिफरेंस पर होती थी। सो P इक्वल टू P नॉट की वैल्यू तो 2 × 10⁵ कॉस ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स बेटा यहाँ 900 है, सो 900 t माइनस k की जगह 2x प्लस थीटा तो पहले से π/6 है, ये आगे प्रेशर। अगर इसे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पर π/2 और ऐड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं बेटा, मैं साउंड वेव की इक्वेशन लिख करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा सा देख लेता हूँ कि किस तरीके का होगा, ठीक है। चलो समझते हैं, ध्यान देना जरा। देखो अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तो दो तरीके से लिखी जाती है इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। तो ये इक्वेशन अपन लोग दो तरीके से लिख रहे थे। कौन कौन से दो तरीके से, एक तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में S इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx, मैंने मान लिया इनिशियल फेज कितना 0 है तो साइन ओमेगा टी माइनस kx, एक तो ये तरीका था। दूसरा इसी इक्वेशन को प्रेशर वेव की फॉर्म में लिखा जा रहा था, और प्रेशर वेव की फॉर्म में अगर इसे लिखते थे तो P इक्वल टू आ गया था P
पी नॉट कॉस, यहाँ साइन नहीं था, यहाँ तक कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्रेशर के फॉर्म में लिख दिया था। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं कहूं एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं एट एक्स वो एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 टाइम पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं एट टी इक्वल टू 0, जैसे मैंने टी इक्वल टू 0 रखा ये वैल्यू तो 0 हो गई और यहां बन गया एस नॉट माइनस का एस नॉट साइन के एक्स, ये तो बना। तो ये बन गया अपने पास में एस इक्वल टू माइनस का एस नॉट साइन ऑफ के एक्स, और इसका अगर ग्राफ खींचूं एस और एक्स के बीच में तो वो ग्राफ माइनस का एस नॉट साइन के एक्स, यानी कि इस तरीके से चलेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, जब अब आपने साउंड वेव को बताया तो साउंड वेव में ये बोला था कि वेव इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है यानी एक्स एक्सिस में, और मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस में ही, तो एस तो इधर ही होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर के लिए। बेटा मैं ग्राफ बना रहा हूं उसका, एक्चुअल मीडियम के पार्टिकल तो इधर ही वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे नहीं वाइब्रेट कर रहे। मैं ये जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें ऐसे ले रहा हूं, यहां पर इसकी मीन पोजीशन होगी, यहां पर इसकी मीन पोजीशन होगी और यहां पर इसकी मैक्सिमम पोजीशन होगी। अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, तो ये पार्टिकल यहां से यहां तक ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है, पहले इसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक, मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन, ऐसे ही ये वाले पार्टिकल्स भी मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक सारे के सारे वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जैसे अगर मैं बात बोलूं, ध्यान देना बेटा, तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब, इसका साफ साफ मतलब है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वहां तो होगा एक्सपेंशन। तो यहां पर इधर पार्टिकल जाने की कोशिश कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर तो हो रहा है बेटा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। क्लियर है बात। और अगर वहीं पर मैं बात करूं इसकी मैंने इस पॉइंट की बात करी, तो इस पॉइंट पर तो बेटा एक पॉइंट पर हो रहा होगा एक्सपेंशन, और अगर मैं वहीं पर इसकी बात करूं ये, तो इधर पर क्या हो रहा है बेटा, इधर पार्टिकल पास पास में आने की धीरे से कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर तो हो रहा होगा कंप्रेशन। तो कहीं पर कंप्रेशन हो रहा होगा, कहीं पर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है लगातार। चलो अब मैं प्रेशर वेव की बात करूं तो इसकी तो इक्वेशन ये बनेगी जाकर के, और ये इक्वेशन तो मेरे ख्याल से बेटा ऐसी बनेगी। अब इस इक्वेशन में अगर बात की जाए, ध्यान देना, तो जहां पर कंप्रेशन हो रहा होगा, जहां पर कंप्रेशन हो रहा होगा वहां पर तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और जिस पॉइंट पर अपन लोग पहुंचे थे रेयरफेक्शन, वहां पर तो प्रेशर मिनिमम होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई मिनिमम वैल्यू। देखो ये प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू और यहां पर प्रेशर की मिनिमम वैल्यू, यही तो ग्राफ। तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरीके से रिलेट किया करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। अब अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे साउंड वेव की, तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है, नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव को अगर अपन लोग लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बेसिकली जो होती है वो अंडर रूट ऑफ elasticity of medium under root of elasticity of medium upon inertia of medium। भाई b इक्वल टू टी बाई म्यू होता था, म्यू मास पर यूनिट लेंथ थी, उसकी इनर्शिया को बताती थी, और ये जो t था t अपॉन में एरिया वो इलास्टिसिटी को बताता था। वैसे लिख सकते हैं, तो ये बताएगी इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड अपॉन में इनर्शिया ऑफ मीडियम, ऐसे ही डिफाइन किया करते हैं हमेशा साउंड की वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो
निकालते देना, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं कि साउंड जो है वो ट्रेवल कर रहा है बेटा किसी लिक्विड किसी फ्लूइड में, तो अगर किसी फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी फ्लूइड के अंदर बेटा क्या होगी, बी, बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इन फ्लूइड दैट इज द बल्क मॉडुलस, यानी बी से डिनोट करते हैं। और इनर्शिया तो वहां पर बेटा डेंसिटी होगी, यानी रो लिख देंगे। तो अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ द साउंड इज बी अपॉन में रो, वेयर बी क्या है बेटा, बी इज द बल्क मॉडुलस। बी क्या था, बी तो था अपने पास में बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी बात थी। अच्छा, यही चीज अगर मान लो, ये तो मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल था जब साउंड ट्रेवल कर रहा हो, साउंड इज ट्रेवलिंग इन लिक्विड्स, लिक्विड्स नहीं, इन फ्लूइड्स, साउंड इज ट्रेवलिंग इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मींस व्हिच कैन फ्लो दैट आर द गैसेस एंड लिक्विड्स। जब साउंड गैस या लिक्विड में फ्लो कर रहा होगा तब ये इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन अगर यही साउंड सॉलिड में ट्रेवल कर रहा होगा तब एंग्स मॉडुलस का यूज करेंगे, यानी पाई अपॉन में रो जाएगा। ये तब होगा व्हेन साउंड इज ट्रेवलिंग इन सॉलिड्स, ट्रेवलिंग इन सॉलिड्स। जब साउंड सॉलिड में ट्रेवल करेगा तब अपन लोग ये बात लिखेंगे। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है अपने पास में, b इक्वल टू वी अपॉन में रो, v इक्वल टू बी अपॉन में रो, ये फॉर्मूला अपन लोग मतलब अगर रट लेंगे, इसे ध्यान रख लेंगे, इसे केवल याद करना है, लर्न कर लेना है, तो उसके बाद में इक्वेशंस में लगाएंगे, क्वेश्चंस में लगाएंगे, काम आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है इसके डेरिवेशन की। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कहेंगे नहीं सर, क्या पता कहीं अंदर से कोई बात पूछी गई, मुझे एडवांस पे बहुत अच्छी रैंक लेकर के आनी, 2000 3000 के अंदर में, 1000 के अंदर में, तब तो मुझे एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो फिर मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ टास्क है, लेकिन अपन लोग इसमें डेरिवेशन को देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा, समझो, ध्यान रखना। जैसे मान लिया मैंने मान लिया यहाँ पर पूरे में एटमॉस्फेयर है और एयर, और साउंड जो है एयर में ट्रेवल कर रहा है। एयर में ट्रेवल कर रहा मतलब फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है, फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे मीडियम का एक कॉलम ले लूंगा, सिलेंड्रिकल कॉलम अपन ने ले लिया, और ये सिलेंड्रिकल कॉलम का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज ए। इस सिलेंड्रिकल कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा, ए। इस सिलेंड्रिकल कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया लेट कर लिया ए। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बेटा, मैंने जैसे ही इसे वाइब्रेट कराया, तो वाइब्रेट कराएंगे तो एयर जो है कुछ इस तरफ भागेगी और फिर वापस ऐसे आएगी। तो अगर ये इस तरफ भागेगी तो इसे वापस भी तो कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा, एंड दैट फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स। वहीं पर यहाँ वही फोर्स जो है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक हम लोग नहीं लगाएंगे तब तक ये वाइब्रेट क्यों करेगी। भाई वाइब्रेशन या ऑसिलेशन तो तभी हो सकता है ना जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। यानी इसके एयर कॉलम जो है वो सिलेंड्रिकल एयर कॉलम अगर मानेंगे तो वो ऑसिलेट या वाइब्रेट तो तभी करेंगे ना जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। चलो मैंने लेट कर लिया कि यहां पर जो अपने पास में इस तरीके से ऐसे मैंने ये कॉलम बना लिया, ये कोई एयर कॉलम है, ठीक है। इसमें बीच में एयर ऐसे कन्फाइंड है, मैंने मान लिया। तो अगर ये वाइब्रेट कर रहा, मैंने लेट से इधर की तरफ इस पर इसने ट्यूनिंग फॉर्क ने एक फोर्स ऐसे लगाया अपने वाइब्रेशन की वजह से, ऐसे इसने एक वाइब्रेशन की वजह से फोर्स लगाया, तो ऐसे एयर कॉलम इधर शिफ्ट हुआ तो वापस भी तो इधर आएगा। भाई ऑसिलेशन तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी तो होगा। अब वो एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है अपन लोग वो चीज देखेंगे।
तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका रोल प्ले करेगा बेटा ये ऐसे, इधर की तरफ इस पर लगेगा एक प्रेशर, और वो प्रेशर कितना होगा बेटा, अगर अपन लोग देखें यहां पर प्रेशर, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा PATM प्लस, भाई मैंने कहा यहां से x डिस्टेंस पर यहां पर प्रेशर है PATM, कंप्रेशन हो रहा है, प्लस जो भी प्रेशर लगा होगा P। अब यहां से x प्लस dx डिस्टेंस अपन ने ले ली, तो इस पर प्रेशर कितना लगेगा, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर यहां पर प्रेशर कुछ बढ़ चुका होगा। तो प्रेशर इनटू एरिया होता है, फोर्स इधर की तरफ एक फोर्स और इधर वाला प्रेशर तो बढ़ा हुआ, प्रेशर इनटू एरिया ये वाला फोर्स, ये फोर्स ज्यादा ये फोर्स कम, तो जैसे इधर वाइब्रेट करेगा इधर, जैसे इधर शिफ्ट होगा इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो इसे ऐसे ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ चुका होगा, और वो प्रेशर तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर वो तो होना चाहिए PATM प्लस P प्लस एक छोटा सा और प्रेशर बढ़ गया यहाँ पर DP इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि नेट F एक्सटर्नल अपन लोग देखें यहाँ पर तो वो तो होना चाहिए PATM प्लस P प्लस DP इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A माइनस PATM प्लस P इंटू A। भाई देखो मैंने ये माना फोर्स F1, ये माना फोर्स F2 तो ज्यादा बड़ा है, F1 कम है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर आ गई, ये हो गया F2 प्रेशर इंटू एरिया, ये हो गया F1। इससे अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, क्या बचेगा अपने पास में बेटा, DP इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी DP इंटू A, DP इंटू A इक्वल टू F एक्सटर्नल, और F एक्सटर्नल को तो अपन लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां तक बात क्लियर है। और बेटा मास को लिखना बड़ा आसान काम है अपने लिए, मास को तो लिखना है कि मास को लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर वॉल्यूम, इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम इंटू, मैंने इस सेक्शन का वॉल्यूम लिखा, इंटू डेंसिटी रो इंटू एरिया A इक्वल टू DP टाइम्स ऑफ A। बेटा वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं, देखो यहां से इस सेक्शन की लेंथ तो हो गई dx और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A, तो इसको लिख सकते हैं ADX इंटू रो इंटू एक्सेलरेशन को, भाई इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना इसका, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को, भाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या उसे D2S ओवर dt2 लिख सकता हूं। बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, और इसे लिखेंगे DP इंटू एरिया A से तो A को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, सो बचा अपने पास में भाई dx इंटू रो D2S ओवर dt2 इक्वल टू DP, ये बन गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब एक काम कर लेते हैं, अगर मैं D2S ओवर dt2 को लिख लूं तो काम बन सकता है शायद, देखो जरा ध्यान, ऐसे टर्म को लिखेंगे अपन लोग रो D2S ओवर dt2 इक्वल टू DP ओवर dx, ये लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग को वेव की इक्वेशन और प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन याद है, तो मेरे बच्चे कहेंगे हाँ सर वो कौन सी बड़ी बात थी, वो तो दोनों चीजें अपन को याद हैं, और वो कुछ ऐसा था, अगर मैं प्रेशर वेव को लिखना चाहता या डिस्प्लेसमेंट वेव को लिखना चाहता तो मैं इधर लिख देना बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेव तो बच्चे कहेंगे सर ये थी S0 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा, और प्रेशर वेव की तो इक्वेशन आई थी, बच्चे बोलेंगे सर वो तो P0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, सॉरी P0 कॉस ओमेगा टी, P0 कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा, ये आई। अब बात आ रही है कि यहां पर लिखा है D2S ओवर dt2, तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो D2S ओवर dt2 अगर करेंगे तो पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का हो जाता है कॉस S0, और ओमेगा टी है तो ओमेगा तो सामने आ जाएगा और ये बनेगा कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा, लेकिन एक बार और करना पड़ेगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस का साइन, और यहां पर आ जाएगा बेटा अपने पास में, जैसे मैं लिखूंगा यहां पर माइनस का साइन
तो माइनस तो आगे आ जाएगा, एक ओमेगा और सामने आ जाएगा, ये बन गया, ये हो गया d2s ओवर dt2। दूसरा dp ओवर dx, इस वाली इक्वेशन का अपन लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो आ जाएगा अपने पास में dp ओवर ds इक्वल टू कॉस का हो जाएगा बेटा माइनस साइन, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के और सामने आ जाएगा, तो वो बन जाएगा बेटा प्लस का एक टर्म। नहीं आई बात समझ में? मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो, तो dp ओवर dx अगर करेंगे, सो dp ओवर dx आ जाएगा अपने पास में, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, और पी नॉट तो पहले से ही था, के और सामने आ जाएगा, ये तो आ जाना चाहिए। तो यानी पी नॉट इंटू के आ गया। ये दोनों वैल्यू उठा करके अगर इधर मैं पुट कर दूं, या मैं ऐसे लिख दूं, इसे डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करूंगा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो d2s ओवर dt2 इक्वल टू आ गया अपने पास में s नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन में p नॉट इंटू के, ये बन गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी, हाँ, पी नॉट इंटू के, ठीक है। सॉरी, मेरे ख्याल से गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये रहेगा माइनस का एस नॉट ओमेगा स्क्वायर, और इधर बना प्लस का पी नॉट इंटू के माइनस अपॉन में, इसे डिवाइड किया तो ये हो गया dp ओवर dx। इसे अगर अपन लोग देखें तो बना d2s ओवर dt2 इक्वल टू माइनस एस नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन, मैं पी नॉट को लिख सकता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि बेटा पी नॉट जो था वो था अपने पास में एस नॉट ओमेगा इंटू के, और वो भी किस में बेटा, माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव में आई थी ना, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास में माइनस का एस नॉट ओमेगा इंटू के, और एक के और के स्क्वायर हो गया, सॉरी ओमेगा नहीं आता था वहां पर, एस नॉट इंटू के, माइनस से माइनस कैंसिल, एस नॉट से बेटा ये एस नॉट कैंसिल। तो अब क्या अपने पास में बचा, तो अब अपने पास में बेटा टर्म बचा है d2s ओवर dt2 अपॉन dpx ओवर d, तो यहाँ d2s ओवर dt2 अपॉन में dp ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। तो क्या इस पूरे टर्म को अपन लोग 1/ρ लिख सकते हैं? क्या इस पूरे टर्म को अपन लोग 1/ρ लिख सकते हैं? तो बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इस चीज को तो हम लोग लिखेंगे 1/ρ। एक चीज और आती थी यहाँ पर, बल्क मॉडुलस एस नॉट इंटू बी, ठीक है, तो इसे लिखेंगे अपन लोग 1/ρ। तो एक टर्म बन जाएगा अपने पास में, ये टर्म बनेगा कुछ ऐसा, d2s ओवर dt2 अपॉन में dp ओवर dx इक्वल टू बना है अपने पास में एस नॉट तो कैंसिल हो चुका था, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में b टाइम्स ऑफ के स्क्वायर। ये तो 1/ρ है पूरा टर्म, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/ρ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बच्चे जानते हैं b स्क्वायर है, अपॉन में बल्क मॉडुलस b, सो b स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई बेटा b अपॉन में रो, सो b की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ b/2। तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर अपन लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहें तो इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, और जहां पर बल्क मॉडुलस दिया वहां पर अपन लोग अगर सॉलिड दिया है तो एम्स मॉडुलस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक दो पहले इसके न्यूमेरिकल बेटा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अच्छा, ये जो बल्क मॉडुलस b अपॉन में रो दे रखा है, ये स्पीड ऑफ साउंड है। चलो निकालते हैं एक दो न्यूमेरिकल में। तो मैंने लेट कर लिया कि अब एक न्यूमेरिकल है
मैंने लेट कर लिया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड बल्क मॉडुलस इज 1.4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन फाइंड डेंसिटी. इफ bulk modulus B equal to 1.4 into 10 to the power 5 Newton per meter square and speed of sound in air speed of sound is 330 meter per second. Then find density of air. तो एयर की डेंसिटी क्या होगी? तो यार सिंपल सा फॉर्मूला पता है, बी इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो. सो बी स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन में रो. देन रो की वैल्यू तो आ जाएगी बी अपॉन में बी स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देते हैं. सो रो इक्वल टू बी की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में बी स्क्वायर यानी 330 इंटू 330. 0 0 ये कैंसिल, 10 टू द पावर 3 बचेगा. तो यहाँ हो गया 1.4 इंटू 1000 डिवाइड बाई 33 इंटू 33. मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, क्या आएगा 33 33 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 एंड 9 9 8 एंड 10 108. तो ये बन गया 1089. अगर इसे देखेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में 1400 अपॉन में 1089 यानी 1 टाइम्स आएगा. तो 1 पॉइंट आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर बचेगा अपने पास में 3 समथिंग बचेगा यानी 3000. तो 2 टाइम्स आएगा तो 1.2 kg पर मीटर क्यूब समथिंग ये बनेगा. यहाँ तक बातें क्लियर है. चलो आगे देखते हैं. अब साउंड जो है अगर इस तरीके से ट्रेवल करेगा किसी एटमॉस्फेयर में या एयर में, तो एयर में साउंड ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड किया करता है. तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले दिए. उनमें से एक थे न्यूटन. न्यूटन ने ये मान के चले कि जब साउंड यहाँ पर एयर में या किसी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है कि वहां पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता. ये न्यूटन ने माना. ठीक है. तो इसमें कुछ एजम्पशंस थे जो न्यूटन का था. एक तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया. तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसमें न्यूटन का पहले फॉर्मूला देखेंगे. तो फर्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसमें पहले अपन लोग देखेंगे न्यूटन का फॉर्मूला. फर्स्ट इज न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होगा बेटा? न्यूटन का फॉर्मूला देखते हैं. ध्यान दो. अगर न्यूटन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. उन्होंने माना टेम्परेचर हर जगह सेम रहता है. तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो है कि ये जो प्रोसेस होगा वो तो आइसोथर्मल होगा. सो आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर हर जगह सेम होगा. तो इन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर होता है हर जगह जहां पर साउंड प्रोपोगेट कर रहा है वो तो सेम रहेगा. According to Newton, propagation of sound is an isothermal process. Is an isothermal process. अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा समझो. न्यूटन ने कहा कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. अब अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तब समझते हैं जरा. तो होगा क्या समझो. आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो अपन लोग आइडियल गैस की कंडीशन मान करके चलेंगे. तो पीवी इक्वल टू क्या मानेंगे? कांस्टेंट. अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो पी को तो ऐसे लिखोगे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन प्लस बी को ऐसे लिखोगे प्रेशर का डिफरेंशिएशन. कांस्टेंट का कितना हो जाएगा बेटा? 0. इस टर्म को उधर ले जाते हैं. तो पी डीवी इक्वल टू माइनस का बी डीपी. और इस चीज को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं पी इक्वल टू माइनस का बी dp ओवर dv. और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का dp अपॉन में dv और ये v इसके अपॉन में पहुंच जाएगा यानी dv बाई v. ये तो कुछ जाना पहचाना टर्म है. मेरे बच्चे कहेंगे सर इसे तो बल्क मॉडुलस कहा करते थे. तो प्रेशर जो है वो आ गया बल्क मॉडुलस के बराबर. और जैसे ये प्रेशर बल्क मॉडुलस के बराबर आया तब बच्चे बोले कि सर
जो स्पीड ऑफ साउंड था उसे तो अपन लोग ऐसे लिखते थे बी अपॉन रो, तो बल्क मॉडुलस की जगह मैं प्रेशर यूज करता हूँ तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल भाई, बल्क मॉडुलस की जगह तो प्रेशर यूज कर सकते हो, तो ये हो गया पी बाई रो। एयर को अपन लोग आइडियल गैस मान सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई पी बाई रो के इक्वल। अब ये वैल्यू अगर पी बाई रो के इक्वल आ गई तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इसे कैलकुलेट करके थोड़ा सा देख लूँ। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे देन बी इक्वल टू पी मीन्स, अगर अपन लोग एयर की बात करें तो वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और उसकी वैल्यू तो होगी 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन डेंसिटी ऑफ द एयर। और एयर की अगर डेंसिटी की बात करें बालक, तो एयर की डेंसिटी तो 1.225 kg पर मीटर, ये बनता है कुछ। इससे अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये लगभग वैल्यू बनेगी जाकर के 287 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो साउंड की आया करती है एयर में वो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड आती है। तो अभी इसके बीच में कुछ डिफरेंस आया और डिफरेंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा आ गया, 287 मीटर पर सेकेंड। तो फिर एक साइंटिस्ट और आए लाप्लास। लाप्लास बोले कि यार ये जो आप बता रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वो आइसोथर्मल नहीं होता है। अगर इसमें यहां पर ये वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आया तो इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है और दैट करेक्शन इज कॉल्ड द लाप्लास करेक्शन। उन्होंने करेक्शन किया, उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस है ही नहीं। अगर साउंड ट्रेवल करेगा एयर में तो एनर्जी लगातार ट्रेवल कर रही हो, एनर्जी अगर ट्रेवल करेगी तो वो उसके टेम्परेचर को तो चेंज करेगी ही करेगी। एनर्जी ट्रेवल कर रही होगी तो उसकी वजह से फोर्स अप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, स्पीड इसकी साउंड की इतनी ज्यादा है कि टेम्परेचर में चेंज का जो प्रोसेस होगा वो सडन प्रोसेस होगा। तो लाप्लास बोले अगर कोई सडन प्रोसेस होता है वो तो एडियाबैटिक होता है। तो लाप्लास ने कहा कि ये आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए न्यूटन साहब, ये प्रोसेस तो एडियाबैटिक होना चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक है तो लाप्लास ने कहा कि इसमें कुछ करेक्शन कर लेते हैं और इनके करेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो लाप्लास करेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट लाप्लास करेक्शन, लाप्लास बोले कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड in air is an adiabatic process। लाप्लास ने कहा कि जो साउंड का प्रोपोगेशन एयर में है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इन्होंने कहा अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक की इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करेगा। और अगर इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो अपन लोग एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसका अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखेंगे। बी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, गामा पावर सामने और पावर से एक कम, और जिसे आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन प्लस। अगेन अगर देखेंगे तो b की पावर गामा को तो ऐसे ही लिख देंगे और p का तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा dp इक्वल टू कांस्टेंट का हो गया 0। पता है बेटा ये मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ये सारे टर्म ऐसे क्यों लिख रहे हैं, अपॉन में क्यों कुछ नहीं लिख रहे बेटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी थर्ड टर्म के रेस्पेक्ट में करते हैं, मान लो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो p ऐसे ही लिखते हैं, गामा ये हो गया, गामा सामने पावर से एक कम, और जिसे x माना उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते तो dv ओवर dx आ जाता। ऐसे b की पावर गामा सेकंड टर्म ऐसे लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dp ओवर dx आ जाता, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता उसके टर्म में, तो dx से इसका मल्टीप्लाई करते 0 आ जाता, तो ओवरऑल तो यही टर्म बचता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टर्म को अगर उधर लेकर के जाएंगे तो बनेगा अपने पास में p b की पावर गामा -1 इंटू गामा db इक्वल टू, ये टर्म उस तरफ पहुंचेगा माइनस का b की पावर गामा टाइम्स ऑफ db। बेटा यहां से देखो b की पावर गामा -1 और b की पावर गामा कैंसिल करेंगे, केवल एक b बचेगा, तो बचा अपने पास में गामा p इंटू db इक्वल टू -b dp अपॉन में इतना बचा। इस db को इधर ले जाएंगे, सो गामा p इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b dp अपॉन में db। इस टर्म को तो अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा p इक्वल टू माइनस का dp
अपॉन, देखो इस b को इसके अपॉन में लेकर के आएंगे तो db अपॉन b हो गया। और मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो चमक गया, बल्क मॉडुलस है। तो अगर ये बल्क मॉडुलस है तो गामा p की वैल्यू तो b के इक्वल आनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द लाप्लास अगर इक्वेशन की बात करते तो वो तो अंडर रूट ऑफ b अपॉन रो थी, तो b की जगह तो गामा p अपॉन में रो आएगी। तो लाप्लास बोले कि न्यूटन साहब जहां पर आपने p यूज किया वहां पर एक टर्म और यूज कर लो, दैट इज द गामा। इनका मैं एक्सपेरिमेंटली भी इसे सही करके दिखा सकता हूं। अगर गामा की बात करी जाए मोनो एटॉमिक गैस की, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो वैल्यू होती है 5/3 एंड फॉर द डाई एटॉमिक गैसेस, फॉर द डाई एटॉमिक गैसेस ये वैल्यू होती है 7/5। अब ये बोले कि मैं इसे एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा सही प्रूव करके दिखाता हूं। डाई एटॉमिक बोले कैसे, बोले कि जो एयर होती है वो तो मैक्सिमम उसमें डाई एटॉमिक गैसेस हुआ करती है, यानी एवरेज अगर सारी चीजें निकाली जाएंगी तो वो तो डाई एटॉमिक होगी, और डाई एटॉमिक होगी तो डाई एटॉमिक के लिए तो अपन लोग गामा की वैल्यू 7/5 लेकर के चलेंगे। तो इन्होंने कहा चलो मैं वैल्यू लिख करके देखता हूँ। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू लिखी 7/5 गामा की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन में रो यानी डेंसिटी, और डेंसिटी तो बेटा एयर की 1.225। जैसे ही मल्टीप्लाई किया वैसे ही लगभग 339 मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड के क्लोज थी। इसका मतलब लाप्लास का करेक्शन कहीं ना कहीं किसी हद तक सही निकला। अब इस चीज को एक तरीके से और देख सकते हैं अपन लोग, देखो किस तरीके से बेटा, ये जो चीज वैल्यू इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे समझना। इसकी अगर बात की जाए तो इस वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं, ध्यान दो, मुझे आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीबी इक्वल टू होता है बेटा एनआरटी। तो पीबी एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। सो पी इक्वल टू एम अपॉन में ये वी लिख दिया मैंने इनटू आरटी अपॉन में एम नॉट। एम अपॉन में भी डेंसिटी होती यानी रो, तो P इक्वल टू आ जाएगी डेंसिटी रो इंटू आरटी अपॉन में एम नॉट। अब अगर मैं बात करूं ये अपॉन में मैं ले जाऊं, सो P अपॉन में रो इक्वल टू आरटी अपॉन में एम नॉट। अकॉर्डिंग टू द लाप्लास स्पीड ऑफ द साउंड इज गामा आरटी अपॉन में एम नॉट, सॉरी गामा P अपॉन में एम नॉट, सॉरी गामा P अपॉन में रो, एंड P अपॉन रो की जगह मेरे बच्चे बोलेंगे सर मैं तो RT अपॉन एम नॉट का यूज करूंगा, देन B की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ गामा RT अपॉन में एम नॉट, ये टर्म बना। तो इनके अकॉर्डिंग ये हुआ कि ये जो स्पीड है वो टेम्परेचर के ऊपर एक तो डिपेंड कर रही है, यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अगर एक ही गैस की बात कर रहे हैं, अलग अलग गैसेस की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे अलग अलग गैसेस की तो उनके मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गैस स्पीड ऑफ साउंड। ये वाले टर्म कुछ अपने बन गए। चलो आगे देखते हैं कुछ। अब अगर अपन लोग यहां पर बात करें बेटा, ध्यान दो, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस at 7 डिग्री सेल्सियस, एट 7 डिग्री सेल्सियस साउंड की स्पीड फाइंड आउट करनी है नाइट्रोजन गैस की। कहां पर बेटा? 7 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो निकालते हैं। तो बेटा साउंड की स्पीड क्या होती है? अंडर रूट ऑफ गामा आरटी अपॉन में एम नॉट। अगर हम बात करें गामा की तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए तो गामा 7/5 होगा। मॉलिक्यूलर मास की बात करें यानी एम नॉट की, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन इज 28 ग्राम
पर मोल। आर की बात करें, आर इज द गैस कांस्टेंट। केमिस्ट्री में बेटा कहीं पर 25/3 लिखा, या फिजिक्स में अपन लोग 8.31 का यूज कर लेंगे, ठीक है। टी टेम्परेचर की अगर बात की जाए बेटा, तो टी तो हो गया 273 + 7 दैट इज द 280 केल्विन। चलो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ गामा। सो गामा इज 7/5, आर इज 25/3 इंटू टी टेम्परेचर 280 अपॉन में एम नॉट मास दैट इज द 28 ग्राम पर मोल है। यहाँ पर बच्चे केवल गलती करा सकते हैं, ये जो ग्राम है इस ग्राम को बेटा केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो केजी में यानी 10 की पावर -3, बस यहाँ पर गलती किया करते हैं। इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे, सो 28 से कैंसिल, 10 टाइम्स क्या ऊपर ये पहुंचेगा 10 के बाद 4 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स यानी 35/3 इंटू 10⁴ मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 35/3 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ये बातें क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट कि टेम्परेचर पर इसकी क्या डिपेंडेंसी होती है। तो मैंने बताया बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर साउंड की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम होने पर साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी बालक, कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साउंड की स्पीड हुआ करती है। जैसे मैं लिखूं टेम्परेचर डिपेंडेंसी स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे K इंटू टी। साउंड की स्पीड जो है टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करे, K इंटू टी की पावर 1/2। अगर ये चेंज बहुत कम है, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, तो यार एक बात तो अपने को बहुत अच्छे से पता है, इससे लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन में भी परसेंटेज चेंज अगर पूछा जाएगा इंटू 100 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1/2 डेल्टा T अपॉन T। K तो नहीं लिखेंगे बेटा, ये हम लोगों ने एरर वाला फॉर्मूला लगा दिया इंटू 100 इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का भी चेंज यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि टेम्परेचर में अगर 2% का चेंज हुआ तो साउंड की स्पीड में कितना चेंज होगा बेटा, तो अगर ये 2% का चेंज होगा 2/2, साउंड की स्पीड में 1% का चेंज होगा। अगर टेम्परेचर 2% बढ़ा तो साउंड की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 1%। यहाँ अगर रख के देखो तो 1/2 कितना आ जाएगा, 1%। इसे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी बेटा देख सकते हैं अपन लोग कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से अगर देखें तो पहले तो साउंड की स्पीड जो थी वो कितनी थी, B इक्वल टू टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2, यानी B इक्वल टू K टाइम्स ऑफ टी की पावर 1/2। फिर कुछ बढ़ गई, मैंने कहा बढ़ने के बाद में वो B डैश हो गई, अब वो कितनी होगी, K टाइम्स ऑफ टी प्लस चेंज इन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर बढ़ गया। अब यहां से अगर मैं T कॉमन ले लूं तो B डैश की तो वैल्यू हो जानी चाहिए K टाइम्स ऑफ टी की पावर 1/2, 1 प्लस डेल टी अपॉन में टी की पावर 1/2। इस चीज को क्या मैं B लिख सकता हूँ भाई, इस चीज को तो B लिख सकता हूँ, तो इसे अगर मैंने B लिखा देन B डैश इक्वल टू आ गया V टाइम्स ऑफ 1 प्लस डेल टी अपॉन टी की पावर 1/2। मैंने यहाँ पर लिख दिया V डैश अपॉन में B इक्वल टू 1 प्लस डेल टी अपॉन टी की पावर 1/2। अगर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन अपन लोग लेकर के चलें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। सो बी डैश अपॉन में बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल टी अपॉन टी। ये 1 इधर लेकर के आएंगे, सो बी डैश अपॉन में बी -1 इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल टी अपॉन टी, और ये बन गया बी डैश माइनस बी अपॉन में बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल टी अपॉन टी, और ये बी डैश माइनस बी तो डेल्टा बी है, तो यही कुल मिला के टर्म बन गया। तो ये भी तरीका था अपने को कैलकुलेट करने। चलो बेटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है कैलकुलेट, न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट
The increase in velocity of the sound for 1 degree Celsius rise in temperature. Find increase in velocity of the sound. Increase in velocity of the sound for 1 degree Celsius rise in temperature. 1 degree Celsius rise in temperature if the velocity of sound at 0 degree Celsius, if the velocity of sound at 0 degree Celsius is V नॉट एट। अच्छा ये बेटा कोई न्यूमेरिकल तो है ही, ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। जब बहुत स्मॉल चेंज हो तो मैं एक तरीका बताऊंगा, एक फॉर्मूला बना करके दूंगा, तो ये सीधे सीधे आपके लिए ट्रिक का काम कर जाएगी। ठीक है, चलो तो होगा क्या, 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चेंज करने पर हमें कितना साउंड में इंक्रीज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। अपने लोग को ये पता है कि मैंने मान लिया कि T डिग्री सेल्सियस पर, एक नहीं मैं T डिग्री सेल्सियस पर लेट करे जा रहा हूँ, T डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये स्पीड होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये वैल्यू तो केल्विन में लिखी जाती है, तो अगर केल्विन में लिखेंगे तो VT अपॉन में V0 इक्वल टू, इसे लिखेंगे 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन में 0 डिग्री सेल्सियस को 0 प्लस 273 मीन्स 273। कोई दिक्कत नहीं, यानी मैं इस चीज को लिख सकता हूँ VT अपॉन में V डॉट इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन में 273 ई पावर 1/2, अलग अलग कर देंगे, देन VT अपॉन में V नॉट इक्वल टू आ गया अपने पास में 1 प्लस T अपॉन में 273 की पावर 1/2 मीन्स VT इक्वल टू आ जाएगा V नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो 1/2 सामने T अपॉन में 273, ये वैल्यू बन जाएगी VT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस, ये बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 554 को डिवाइड करेंगे तो 0.61 टाइम्स ऑफ T, मतलब T डिग्री सेल्सियस में पहले का 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड V नॉट है, तो हर एक 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर 0.61, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0.61 रखो, वो T की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस रखो, तो ये वैल्यू कितनी बढ़ गई, 0.61 टाइम्स ऑफ V नॉट बढ़ गई। भाई अगर मैं एट T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है तो BT की तो वैल्यू आ जानी चाहिए V नॉट प्लस 0.61 इंटू V नॉट, T की जगह तो 1 रखती है, मतलब ये 0.61 टाइम्स बढ़ गई अपनी 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू के। तो अब ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि साउंड की स्पीड हर एक 1 डिग्री, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दे रखी स्पीड तो हर एक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की स्पीड उसकी 0.61 टाइम्स बढ़ती चली जाती है। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना है, एक ट्रिक बन गई अपने पास में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, हाउ लॉन्ग, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग will it take, how long, अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा ये, how long will it take sound waves to travel a distance L between point A and B, sound waves to travel a distance L between points A and B, if its speed is varies h B equal to alpha under root of T, where T is the temperature in Kelvin. B equal to alpha under root of T, where alpha is a positive constant and T is the temperature.
एंड टेम्परेचर एट एंड ए, टेम्परेचर एट एंड ए इज T1 एंड एट एंड B इज T2। एंड ए पर जो टेम्परेचर है बोलता वो T1 है और एंड बी पर जो टेम्परेचर है वो तो T2 है। अब ध्यान देना जरा, तो मैं ये बोलूं कि मान लो मीडियम में यानी एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैंने एक एयर कॉलम मान लिया और ये रहा एंड ए और ये रहा बेटा एंड बी, इनके बीच की लेंथ L है। इन्होंने कहा कि यहां से यहां तक, ये मान लो साउंड इधर से ट्रेवल किया तो यहां से यहां तक साउंड पहुंचने में कितना टाइम लेगा, यही तो न्यूमेरिकल। इस एंड का टेम्परेचर इन्होंने मेंटेन कर दिया T1 पर और इस पर टेम्परेचर मेंटेन कर दिया T2 पर। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो स्पीड है वो लीनियरली वेरी कर रही है, वेरीज लीनियरली ऑब्लिकली। तो लीनियरली अगर वेरी कर रही है तो अपन लोग पहले तो स्पीड को टेम्परेचर वेरिएशन में कैलकुलेट करेंगे जाकर किस तरीके से ये स्पीड वेरी करेगी, फिर अपन लोग टाइम निकालेंगे। तो किसी इंस्टेंट x पर टेम्परेचर मान लिया मैंने T है, किसी इंस्टेंट x पर टेम्परेचर मान लिया मैंने T है, ऐसे ही तो वेरी कर रही है। किसी इंस्टेंट x पर, किसी पोजीशन x पर इसका टेम्परेचर T है, वहां पर स्पीड ऐसी वेरी कर रही है। तो T1 T2 के टर्म में मैं पहले T की वैल्यू लिख लेता हूं, ध्यान देना। मैं मानूं कि यहां से इस एंड से ये डिस्टेंस है बेटा x और इस पर ये जो टेम्परेचर है वो साउंड का T, और अगर ये लीनियरली वेरी कर रहा है तो इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मैं लेट कर ले रहा हूं, यहां का टेम्परेचर ज्यादा और यहां का टेम्परेचर कम होना भी चाहिए। लगातार साउंड ट्रेवल करता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो इनकी पोजीशंस ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तभी तो मैंने x प्लस dx के लिए ds एक्स्ट्रा लिया था। चलो, तो यहां पर ये जो टेम्परेचर है वो मैंने T लेट कर लिया, तो अगर मैंने T यहां पर लेट कर लिया तो क्या बनेगा, तो फिर बेटा बनेगा यहां पर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखते, किसी का भी ग्रेडियंट कैसे लिखते बेटा, उनका डिफरेंस अपॉन में जो भी पोजीशन है उनके बीच का उसका डिफरेंस, यानी T2 माइनस T1 टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी dt ओवर dx लिखें, वो तो सेम होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन में यहां तक की लेंथ दैट इज द L इक्वल टू यहां से यहां का डिफरेंस यानी T माइनस T1 अपॉन में ये वाली लेंथ यानी x। अब अपन लोग यहां से T की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो T माइनस T1 इक्वल टू x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L। ये T1 इधर कर देंगे वो प्लस का हो जाएगा, सो T इक्वल टू T1 प्लस x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L। ये बन गई टेम्परेचर की इक्वेशन। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो बच्चे कहेंगे सर स्पीड तो पता लग गया अपने पास में, B इक्वल टू है B इक्वल टू एल्फा अंडर रूट ऑफ T यानी कि अंडर रूट ऑफ T1 प्लस x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L। ये बन गई स्पीड। अब पूछा गया कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, स्पीड तो वेरिएबल है और वेरिएबल है तो इसमें क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट होती, तब तो टाइम निकाल देते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाता है। लेकिन ये तो वेरिएबल है तो ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपन लोग सहारा लेंगे कैलकुलस मेथड का, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में, क्या b को मैं लिख सकता हूँ dx ओवर dt। मेरे बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल प्यार से, इसे dx ओवर dt इक्वल टू एल्फा अंडर रूट ऑफ T1 प्लस x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टर्म को इसके अपॉन में अगर लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तो यही तरीका है। तो अपन लोग लिखेंगे, आगे नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल्फा टाइम्स ऑफ T1 प्लस, या अल्फा इधर ही रहने देते हैं, T1 प्लस x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 इंटू L। T1 प्लस x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L इक्वल टू एल्फा dt। इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट बेटा कहां से कहां तक लगाएंगे, अब समझो। लिमिट जो लगेगी बेटा वो ये है,
इनिशियली अगर देखें जहां टेम्परेचर अपने पास में T1 था, वहां टाइम था 0, T इक्वल टू 0 था, तब लेंथ थी 0, और जैसे ही टाइम मैंने कहा यहां पर पहुंचा T टाइम में, तो यहाँ लेंथ कितनी हो गई, L हो गई। तो लिमिट जो x की लगेगी, यहाँ पर x 0 है, वो कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर के L तक, और टाइम की लिमिट लगेगी 0 से लेकर के T तक। तो ये लिमिट लगाती है अपन लोगों ने, तो लिमिट हो जाएगी टाइम की तो 0 से T, और x की लिमिट होगी 0 से लेकर के L तक। इसका इंटीग्रेशन बेटा बड़ा आसान है। अगर इस पूरे टर्म को मैं x की पावर 1/2 लेट कर लूं, तो ये x की पावर 1/2 होगा, ऊपर पहुंचेगा -1/2, तो x की पावर n का क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, -1/2 + 1 मतलब 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं 2 अंडर रूट ऑफ x। अंडर रूट ऑफ x का मतलब यही x अंडर रूट माना, x माना है, तो अंडर रूट ऑफ T1 प्लस x टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन में L। लिमिट लगा देंगे कहां से, 0 से लेकर के L तक। और बेटा जो x का मल्टीप्लायर होता है वो डिवीजन में पहुंच जाता है, यानी कि डिवीजन में पहुंचेगा T2 माइनस T1 बाई L, तो L तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये टर्म हो जाएगा T2 माइनस T1। थोड़ा सा डायरेक्ट पता है, लेकिन इस टाइप के इंटीग्रेशन अपन लोग पहले भी कर चुके हैं। अल्फा dt का तो इंटीग्रेशन हो गया, T अपर लिमिट T माइनस लोअर लिमिट 0, तो T बचेगा, अपन को तो टाइम निकालना। तो ये बन गया 12 अपॉन में T2 माइनस T1। लिमिट बेटा रखते हैं, जरा ध्यान देना, पहले इसकी जगह x की जगह L पुट करेंगे, यानी अंडर रूट ऑफ अपर लिमिट T1 प्लस x की जगह L पुट करोगे, T2 माइनस T1 अपॉन में L, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करोगे, तो केवल बचेगा T1 अंडर रूट के अंदर, फिर T1 प्लस ये वैल्यू हो गई 0 इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T। तो यहाँ होगा L से L कैंसिल, T1 माइनस T1 कैंसिल, तो ये T2 बचा। तो ये टर्म आ गया अपने पास में 12 अपॉन में T2 माइनस T1 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T2 माइनस अंडर रूट ऑफ T1 इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T। क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ T2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ T1 का स्क्वायर? मेरे बच्चे के बिल्कुल सर शौक से लिखिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बन गया टर्म बेटा 12 अपॉन में अंडर रूट ऑफ T2 माइनस अंडर रूट ऑफ T1 इंटू अंडर रूट ऑफ T2 प्लस अंडर रूट ऑफ T1, ये बना। और ऊपर वाला टर्म हो गया रूट T2 माइनस रूट ऑफ T1 इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो यहां से जो t की वैल्यू आ जाएगी, यानी टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2L अपॉन में अल्फा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T2 प्लस अंडर रूट ऑफ T1। इतने टाइम में वेव जो है वो एंड A से एंड B तक पहुंचेगी। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को सोचने का एक और तरीका था, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रही थी, तो अगर लीनियरली वेरी कर रही थी तो अपन लोग कुछ ऐसे भी सोच सकते, समझो जरा ध्यान दो। अगर ये लीनियरली वेरी कर रही है, ध्यान देना बेटा, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो तो एवरेज होगा अगर लीनियरली वेरी कर रही। तो यहां पर स्पीड अपन कैलकुलेट कर ले और यहां पर स्पीड कैलकुलेट कर ले, और इनकी जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे वही तो एवरेज स्पीड होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पीड क्या होगी वो अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बी जो एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड है वो आ गई बी, और उसे अपन लोग क्या लिखेंगे, वो स्पीड सीधे मानेंगे और टाइम लेंथ से डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड इज v1 प्लस v2/2। सो v1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, अल्फा अंडर रूट ऑफ T1, v1 की जगह अल्फा अंडर रूट ऑफ T1 और v2 की जगह अल्फा अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में 2 इक्वल टू v आ गया। अल्फा तो कॉमन ले लिया, रूट T1 प्लस रूट T2 अपॉन में 2 इक्वल टू v आ गया। और टाइम अगर निकालना बेटा तो वो तो लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एवरेज स्पीड, लेंथ हो गई L और स्पीड हो गई अल्फा अंडर रूट ऑफ T1 प्लस अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में 2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ गई टाइम की वैल्यू। तो इस तरीके से भी कोई भी चीज अगर लीनियर फंक्शन है तो अपन लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अब देख लेते एक और इफेक्ट। तो नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि फॉर्मूला तो साउंड की स्पीड में प्रेशर का तो ये था गामा पी अपॉन में रो
बच्चे कहेंगे सर पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो अभी अभी अपन लोग ने निकाला था P इक्वल टू RT/m, P/ρ। तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कहेंगे तो मैं कहूंगा T तो कांस्टेंट है, R और m0 तो कांस्टेंट है, तो क्या इफेक्ट पड़ा P/ρ? तो P/ρ दोनों ही कांस्टेंट है। चाहे भले प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसी टर्म में उतने ही रेशियो में डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी इनका जो रेशियो आएगा वो तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी अपन लोग लिखेंगे यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट एक और इफेक्ट, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी का इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा बेटा, ये चीज ध्यान देते हैं। तो अगर हम लोग कहेंगे कि ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, तो ह्यूमिड एयर में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड का स्पीड जो है वो बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड भी कम होगी। मतलब ड्राई एयर में साउंड की स्पीड बेटा कम होती है, और ह्यूमिड एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो बढ़ती है हमेशा। क्यों होता है ऐसा, ये बात समझ लेते हैं, समझो जरा। मैं अगर बात करूं, मान लो, ध्यान देना बेटा, मैंने अगर बात की कि अपने पास में सपोज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो बचे हैं, और अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की बात करी जाए तो 32 और नाइट्रोजन की बात की जाए तो 28 ग्राम पर मोल ये बनता है। तो इनकी जो एवरेज वैल्यू आती है, इनकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 29 ग्राम पर मोल के बराबर आएगी, और B जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। यही अगर मैं, ये तो ड्राई एयर थी, ये तो ड्राई एयर है, यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, वो ऑक्सीजन तो यहां वाटर है ही, ये तो ड्राई एयर। अब मैं कहूं इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, O2 कर दिया, N2 कर दिया और H2O कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जैसे ही वाटर ऐड करो, इसका तो 32 ग्राम पर मोल, इसका आता है 28 ग्राम पर मोल, और इसका आता है 18 ग्राम पर मोल। अगर इनका एवरेज निकालो भाई, इनका एवरेज तो 29 आ रहा, इसका और इसका एवरेज तो 29 से तो कम आएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, 29 ग्राम पर मोल से तो कम होगा। और अगर इससे कम होगा तो स्पीड जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कम हुआ तो ये चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही तुमने ह्यूमिडिटी बढ़ाई, वहां पर वाटर ऐड किया या वेपर ऐड करी, वैसे ही क्या होगा, वेपर ऐड करेंगे हम लोग, गैसियस फॉर्म में ऐड करेंगे, तो वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाया करती है। वैसे भी अगर अपन लोग डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे तो ड्राई एयर जो होती है उसकी डेंसिटी बेटा ज्यादा होती है। डेंसिटी के टर्म में अगर बात करेंगे तो स्पीड होती है P/में गामा P/ρ। सो डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर इज ग्रेटर, ड्राई एयर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द ह्यूमिड एयर। नम हवा जो होती है उससे ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ह्यूमिड एयर में स्पीड जो है वो साउंड की बेटा ज्यादा हुआ करती है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अभी अपन लोग ने साउंड की स्पीड के बारे में सारी चीजें पढ़ ली है। नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक होगा वहां पर अपन लोग जो पढ़ेंगे वो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अलग अलग सोर्सेस की देखेंगे कि अगर अपने पास में लीनियर सोर्स होगा तो क्या होगी, और अगर अपने पास में पॉइंट सोर्स होगा तो क्या होगा, और उनके इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।